पार्ट 2 भारत में मानव पूंजी निर्माण है। इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है क्योंकि पार्ट 1 में ही हमने मैक्सिमम खत्म कर दिया था। क्लियर है? तो चलो पार्ट 2 कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना हमें? शिक्षा, यानी पूरा टॉपिक ही शिक्षा के ऊपर होने वाला है जहां तक है, ठीक है ना। तो शिक्षा यानी एजुकेशन है क्या? हमने कहा शिक्षा से अभिप्राय अध्यापन, बचा क्या? अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अधिगम। देखो 3 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्या क्या लिखे मैंने? अध्यापन लिखा है, दूसरा लिखा मैंने प्रशिक्षण, और तीसरा लिखा आपका अधिगम, ठीक है ना। टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग, ठीक है। अध्यापन मतलब हो गया आपका टीचिंग, प्रशिक्षण अभी बताया था पहले पार्ट में, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, और ये हमारा हो गया अधिगम मतलब हो गया लर्निंग। तो आप प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। अध्यापन के ऊपर या ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको आसानी रहे। टीचिंग, प्रशिक्षण में ट्रेनिंग, और अधिगम में आप लिख लेना क्या? लर्निंग। क्लियर है? तो शिक्षा क्या है? शिक्षा से अभिप्राय टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों में ज्ञान को क्या किया जाता है? सुधारा जाता है, और कौशल का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। देखो शिक्षा की डेफिनेशन आसान सा, एक बहुत ही आसान टॉपिक बचा है बस हमारे पास, ठीक है। शायद आपको एक बार में समझ में भी आ जाए, एक ही बार में पढ़ करके। तो स्टार्टिंग देखो हमने किससे करी? शिक्षा की डेफिनेशन से। तो शिक्षा मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा शिक्षा से अभिप्राय, ठीक है, टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग यानी अध्यापन, प्रशिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्कूलों और तथा कॉलेजों में ज्ञान को सुधारा जाता है तथा कौशल का विकास किया जाता है। क्लियर हो गया? पहला केस कंप्लीट। नंबर आगे, भारत ने 2009 में एक अधिनियम पास किया था, एक एक्ट पास किया था, एक है ना कानून पास किया था 2009 में, जिसे शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है, ये बोला गया था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का क्या है? अधिकार है। बात समझ, बड़ी सिंपल सा था। तो हमारा यहां तक क्वेश्चन खत्म होता है कि शिक्षा से अभिप्राय अध्यापन, प्रशिक्षण, अधिगम, टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग की एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसी प्रोसेस से है जिसके द्वारा स्कूलों तथा कॉलेजों में ज्ञान को सुधारा जाता है और कौशल का विकास किया जाता है। भारत में 2009 में एक अधिनियम पास हुआ था, ठीक है, पास किया भारत ने, जिसमें क्या बोला गया? शिक्षा का अधिकार देने के ऊपर बात कही गई, यानी क्या बोली गई? शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, और यह बोला गया था कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं फिर। चलो ठीक है, आपने नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, वीडियो पॉज करके कर लीजिए चाहे तो। दूसरा है शिक्षा का महत्व तथा उद्देश्य। तो शिक्षा का क्या महत्व है? देखो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कुछ खास पॉइंट नहीं है इसमें। शिक्षा नागरिकों को जिम्मेदार बनाता है, बेसिक सा। नंबर 2, शिक्षा लोगों के मस्तिष्क का क्या करता है? विकास करता है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को भी विकसित करता है, ठीक है ना। साइंस टेक्नोलॉजी में भी क्या है? विकास की बात करता है, ठीक है ना। आगे, शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व का भी क्या करता है? विकास करता है। मानवीय व्यक्तित्व का भी क्या होता है? विकास होता है। यह देश के सभी प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायक है। अगर आपने नॉलेज है, आपके पास शिक्षा, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको पता है कि जो संसाधन है बेटा वो सीमित मात्रा में, जो आवश्यकता है ना वो असीमित है। तो आपको संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। तो बेटा ये शिक्षा प्राप्त करके ही आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा साधन कितना है, क्या है, और उसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए हमें, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे बोला गया शिक्षा नागरिक को जिम्मेदार बनाता है, शिक्षा लोगों के मस्तिष्क का विकास करती है, शिक्षा विज्ञापन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विकसित करती है। तभी तो साइंस लगातार आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी या साइंस, ठीक है ना। शिक्षा मानवीय व्यक्तित्व को विकसित करती है। यह देश के सभी प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों तथा मानवीय संसाधनों के बेहतर विकास में या बेहतर उपयोग में सहायक है। आगे, यह देश के आर्थिक विकास में सहायक है, देश के आर्थिक विकास में सहायक है, और साथ साथ में यह नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को उच्च बनाने में सहायक है। क्या है? उच्च बनाने में सहायक है। तो बेटा फटाफट से 7 के 7 पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। डन? आप वीडियो पॉज करोगे और उसके बाद इसको नोट डाउन करोगे। डन? तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, काफी आसान से खत्म भी हो गए, ठीक है। उसके बाद ये 1 नंबर के लिए आप लिख सकते हो कि NCERT, ठीक है, जो आपने देखा आपके पास बुक्स भी NCERT की बुक्स होती है, वही संगठन उच्चतर माध्यमिक स्तर
कि पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना करता है। बेटा क्या करता है, सामग्रियों की रचना करने में क्या है, संलग्न है। तो आपको पता है कि कौन आपको बुक्स, किसकी बुक्स में आपको प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो बेटा बुक्स आपको किसकी होती है, एनसीईआरटी की प्रोवाइड होती है, बेसिक जब लेवल होता जाता है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी की बात कर रहा है यहाँ पे। आगे भारत में साक्षरता दर अगर हम बात करें 2011 के अनुसार, तो बेटा 74% के लगभग यानी आसपास यहाँ पे थी। तो 74% आपको याद रखना पड़ेगा कि 74% वहां पे रेट दिया हुआ है। कब, 2011 के अनुसार। क्लियर है, यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके विकास की बात कर रहा है, यानी जब सरकार ने किस तरह से काम किया, थोड़ा बहुत देखते हैं। तो शिक्षा पर सरकारी व्यय, सरकार देखो शिक्षा पर सरकारी व्यय अगर इसके हिसाब से देखें तो दो तरह से देखा जा सकता है। यानी पहला है शिक्षा पर सरकारी व्यय और दूसरा है भारत की शैक्षिक उपलब्धियां क्या थी, क्या क्या प्राप्तियां थी, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शिक्षा पर सरकारी व्यय को दो तरह से देखा जा सकता है, या तो सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, यानी जो सरकार टोटल खर्चा करती है देश में उसका कितना परसेंट क्या है यहाँ कर रही है, या फिर ऐसे देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, या तो सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, यानी सरकार कितना कितना खर्चा शिक्षा के ऊपर कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली वो जो भी है वो देख सकते हैं, या फिर सरकार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हम इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। तो मैंने क्या बोला कि जो शिक्षा पर जो खर्च होता है वो दो तरीके से मापा जा सकता है, सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में तथा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में। डन हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे एक एक नंबर के पॉइंट्स बन सकते हैं जो कि मैं एक नंबर वाली वीडियोस में डालूंगा, टेंशन मत लो ठीक है ना। एक आध पॉइंट यहीं डालूंगा और बाकी सारे वहीं डालूंगा, ठीक है ना। एक आध यहाँ पे और बाकी जो आगे होंगे वहीं डाल दूंगा एक नंबर वाली वीडियो में। भारत की शैक्षिक उपलब्धियां क्या थी, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान शिक्षा का विस्तार हुआ, ये सबको पता है। यानी पंचवर्षीय जो योजनाएं आई थी वहां पे शिक्षा का विस्तार होना स्टार्ट हो गया था तब से, ठीक है, उसके दौरान से, ड्यूरिंग से, ठीक है ना। शैक्षणिक संस्थाओं की अगर बात करें तो उसकी संख्या अब क्या बोला हुआ है 5 गुना हो गई है, और विद्यार्थियों की संख्या भी क्या है 10 गुना बढ़ी है, पहले से 10 गुना बढ़ी है, और ये क्या है 5 गुना। आगे 1951 की अगर हम बात करें तो 18.33% जो था कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें उसमें से इतना ही परसेंट क्या था, साक्षर था। मगर 2011 की बात करें तो 74% या 74.04%, ठीक है ना। ये मैंने लगभग बताया था। ये जो परसेंट है किसका, कुल जनसंख्या का, इतना परसेंट इस टाइम पे क्या है, साक्षर है। तो ये आपको लिखना है ताकि आपको याद रहे, 5 गुना 10 गुना, विद्यार्थियों में 10 गुना है, ठीक है। शैक्षिक संस्थाओं यानी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 5 गुना बढ़े, ठीक है ना। इनकी मतलब संख्या 5 गुना हो गई है, और यानी 5 गुना बढ़ गई है, और इसकी अगर बात करें तो ये 10 गुने से बढ़ी है। डन। चलो, प्राथमिक तथा मध्य स्कूल शिक्षा, प्राथमिक तथा मध्य स्कूल शिक्षा दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, एक नंबर के लिए, कि प्राथमिक जो क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र होता है तथा मध्य स्कूल जो शिक्षा क्षेत्र होता है, तो प्राथमिक और मध्य शिक्षा दोनों क्षेत्रों को अगर मिला दो तो क्या बनता है, प्रारंभिक शिक्षा उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास बोला मैंने, शिक्षा पर सरकारी व्यय के रूप में देखा जा सकता है, भारत की शैक्षिक उपलब्धियां के ऊपर दे, कितने कितने आपने अचीवमेंट, कितना आपने प्राप्तियां कर ली है। मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में या फिर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखा जा सकता है। बट यहाँ पे मैंने कहा कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शिक्षा का जो है विस्तार हुआ था। अगर हम बात करें तो शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या 5 गुना बढ़ी है, तो वहीं विद्यार्थियों की संख्या 10 गुना बढ़ी है। 1951 में अगर बात करें तो 18.33% जो है जो कुल जनसंख्या का ये बंदे साक्षर थे, और 2011 के हिसाब से बताया तो 74.04 लगभग जो भी चल रहा है, ठीक है, कुल जनसंख्या का इतना परसेंट जो है वो साक्षर था, यानी कुछ ना कुछ बड़ा तो है। आगे ये मैंने बता दिया, प्राथमिक तथा मध्य स्कूल शिक्षा दोनों क्षेत्रों को मिलाकर प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। ये आपको चीजें याद रखनी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि जो आईसीएमआर है क्या वो शिक्षा से संबंधित है नॉर्मल, तो आप बोलोगे नहीं बेटा, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए किससे कौन सा संबंधित है। तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म अगर बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि आपको याद रखनी है। यूजीसी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। आईसीएमआर की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद होता है। और एआईसीटीई की अगर बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद होती है, ठीक है, फुल फॉर्म समझ में आ गया।
इनका कार्य क्या है ये तो मैंने बता ही दिया था। एनसीईआरटी का कार्य क्या होता है, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर होता है उसके पाठ्य पुस्तकों की क्या करता है, पाठ्य पुस्तक जो सामग्री है उनकी रचना करता है। ये तो पता है इनकी ये बुक्स एंड ऑल छापता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है बेटा, वो वित्त प्रबंध का काम करता है, यानी एक तरह से अगर बात करूं तो फंडिंग का काम करता है। क्या करता है, फंड, यानी पैसे से रिलेटेड बात करेगा। बट कौन से पैसा बेटा, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से रिलेटेड होता है, यानी जो विश्वविद्यालय से रिलेटेड है ना, वित्त की बात करूं यानी फाइनेंस की बात करो तो उसके फंडिंग की बात करेगा ये विश्वविद्यालय, ना कि कहीं और की। तो उसके वित्त प्रबंधन की बात करेगा, प्रबंध की बात करेगा। और साथ साथ अगर उच्चतर शिक्षा संबंधी अगर नियम अधिनियम बना करके उनको देश में क्या करता है, लागू करता है, यानी ये उस शिक्षा संबंधी नियमों को क्या करता है, अधिनियमों को देश में लागू करता है। कौन से नियम अधिनियम, जो उच्चतर शिक्षा यानी विश्वविद्यालय वाली शिक्षा के जो नियम अधिनियम होते हैं ना, उनको पूरे देश में लागू करवाना, ठीक है, इसका काम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का जो काम है बेटा, वो शिक्षा के क्षेत्र में, सॉरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा, तो शिक्षा को बढ़ाना, यानी स्वास्थ्य, यानी जिस तरह किस तरह से हम ये चिकित्सा वाले क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, ये काम इसका है। साथ में नियम अधिनियम को क्या करना, देश में लागू करवाना, नियम अधिनियमों को देश में लागू करवाना, इसका भी ये वही काम है। तो अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले का काम क्या, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री की रचना। दूसरे का क्या है, वित्त प्रबंध, कौन सा, विश्वविद्यालय की फंडिंग जो होता है फाइनेंशियल रिलेटेड। और उच्चतर जो शिक्षा संबंधी जो नियम अधिनियम होते हैं उनको देश में लागू करवाता है। इसकी अगर बात करूं तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा भी तो प्राप्त करनी है, तो शिक्षा से रिलेटेड बातें बोलेगा, और जो नियम अधिनियम होगा उनको देश में लागू करवाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अगर बात करें, तकनीक की बात करें तो इसका मतलब ये तकनीक और इंजीनियर की शिक्षा से संबंधी बात बोलेगा, ठीक है, ये उससे संबंधी है। और तो तकनीकी इंजीनियर की बातें यहाँ पे, इंजीनियरिंग की बातें यहाँ पे आती है, और उनसे संबंधित जितने भी नियम और अधिनियम होते हैं उनको देश में लागू करवाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सा किससे रिलेटेड है, ताकि आपको ना दिक्कत ना आए पेपर में किसी पॉइंट को, ठीक है, चुनने वक्त, ठीक है ना, जब आप चुन रहे हो किसी पॉइंट को, ऑप्शन को क्लिक कर रहे हो, तो प्लीज वहां पे ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, ये जो सरकार का जो व्यय था ना, उसके अंदर के 2 पॉइंट्स आप देख सकते हो। शिक्षा आयोग ने 1964 और 1966 के आसपास की जो बात है, जहां पे जो शिक्षा आयोग जो भी था उस टाइम पे, जो भी हेड रहा होगा या जहां भी था, इन कमेटी ने क्या करा था, इन्होंने सिफारिश की सरकार से, और सिफारिश में क्या लिखा कि शिक्षा संबंधी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए भारत सरकार को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% व्यय करना आवश्यक है, यानी 6% हिस्सा जीडीपी का शिक्षा पर खर्च अगर सरकार करती है, तो सरकार शिक्षा संबंधी जो उपलब्धि है उनको अच्छे से क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है, प्राप्त कर सकती है, उसमें वृद्धि कर सकती है, ठीक है ना। तो ये एक सिफारिश की थी किसने, शिक्षा आयोग ने, 1964 से 1966 के बीच की बात है, ठीक है ना। चलो फिर तपस, बेटा ये याद रखना पड़ेगा, तपस मजूमदार कमेटी 1999, एक और है यहाँ पे, तपस मजूमदार कमेटी 1999, ठीक है। इन्होंने भी एक अनुमान लगाया, अनुमान के अकॉर्डिंग बोला कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग, यानी जो 6 साल से 14 साल के आयु वर्ग के जो थे सभी बच्चे अगर को शिक्षा के अंतर्गत लाने के लिए, यानी उनको शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, शिक्षा के अंतर्गत लाने के लिए सरकार को 10 वर्षों में, अब ये 10 वर्ष कब, क्योंकि ये कमेटी बनी कब थी, 1999 में। बेटा कोई पूछेगा तपस मजूमदार कमेटी कब बनी थी, तो बेटा ये बनी थी 1999 में, क्लियर है। और जब ये बनी थी तो उसने उसी साल के आसपास बोला, यानी 98 और 99 से लेकर के उसने बोला 10 वर्षों में, यानी यहां से लेकर के 1998 से 1999 वाला जो साल था, ठीक है ना, वहां से अगर आप 2006 और 7 वाला जो साल है यहां तक, ये जो 10 वर्ष हो रहे हैं, इसने बोला में अगर सरकार 1.37 लाख करोड़ का अगर व्यय करेगी तो ही क्या है, शिक्षा संबंधी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आप यहां से गिन लो, ठीक है, 10 साल बनने चाहिए, 98 99 से हमारा 1 साल हो गया, 99 से फिर वहां पे कहां पे 2000 तक 2 साल हो गए, और उसके बाद फिर गिन लो कहां तक बन रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन जो भी 10 सालों का आसपास का डेटा दिया था इसने, कब बनी थी, 1999 में तपस मजूमदार कमेटी बनी थी। इसने कहा था 6 साल से 14 साल के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा के अंतर्गत अगर आपको लाना है, उनको शिक्षा प्रोवाइड करनी है, तो कम से कम सरकार को 10 वर्षों में, यानी 10 वर्ष यहां से यहां तक में 1.37 लाख करोड़, बेटा बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना, 1.37 लाख करोड़ का व्यय करना चाहिए, क्लियर। तो उसको भी उतार लीजिए, डबल स्टार, इसका मतलब 1 मार्क्स में कैसे भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है इसके अंदर से, ठीक है ना। ये
डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्या यानी जो भी दिक्कतें आई है वो क्या है हमारी दिक्कतें। सबसे पहली बात, निरक्षर यानी इलिटरेट, अनपढ़, ठीक है, व्यक्तियों की अधिक संख्या। बेटा निरक्षर व्यक्तियों की अधिक संख्या पहला पॉइंट है, बड़ा आसान सा है। दूसरा, लिंग भेद तो आपको पता ही है, ये तो भारत में काफी ज्यादा देखा जाता था पहले तो, ठीक है, अब तो थोड़ा बहुत फिर भी हल्का फुल्का कम हुआ है। तो लिंग भेद में क्या है, वही लड़कियों को पढ़ाना नहीं एंड ऑल वाला सिस्टम जो भी था, ठीक है, तो ये ड्रामा देखने को मिलता है। तो दो तो यही हो गए। समस्या क्या है, पहली समस्या ये निरक्षर व्यक्तियों की अधिक संख्या, नंबर 2 लिंग भेद, नंबर 3 शिक्षा पर कम सरकारी खर्च, यानी जितना सरकारी खर्च अनुमान में लगाया जाता है या फिर चाहते हैं कि इतना लगे तो ज्यादा बढ़िया है बेटा, तो वो शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जो खर्चा होता भी है ना उसमें भी ड्रामेबाजी बहुत होती है, ठीक है, घोटाला एंड ऑल जो भी ड्रामेबाजी है वो भी देखने को मिलती है। तो शिक्षा पर कम सरकारी खर्च और जो खर्च होता है उसमें भी ड्रामेबाजी, ठीक है ना, लिंग भेद और निरक्षर व्यक्तियों की अधिक संख्या। 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए पहले। अगला, शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का महंगा होना। आपको पता है आजकल क्या प्राइवेट स्कूल का तो आपको पता ही हाल, कितनी महंगी महंगी फीस जाती है, जिसके कारण धनी निर्धन के बीच में गैप आ गया। यानी हम एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम इक्विटी यानी समता लेके आएंगे, समता कैसे, धनी और निर्धन के बीच का गैप हम कम करेंगे। दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल हाल प्राइवेट स्कूल को क्या है ना ओपन करने की अनुमति दे देती है, जिससे वो क्या है जितनी मर्जी मनमानी फीस आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अमीर वाले तो प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, गरीब वाले बेचारे प्राइवेट पढ़ा ही नहीं सकते। इसका मतलब तो इसका मतलब फिर दोबारा धनी और निर्धन के बीच में गैप तो बढ़ता जा रहा है। तो यही तो दिक्कत हो रही है, एक तरफ से सही करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से क्या है वहीं से क्या वाट लग जाती है। तो शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का महंगा होना, यानी प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा है, प्राइवेट होने की बात कर रहा है, ठीक है। आगे ये भी एक समस्या हो गई है, शहरी जनसंख्या की तुलना में जो ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच का क्या होना है, बहुत कम होना। यानी जिस तरह से आपने देखो शहर वाले लोग तो फिर भी शिक्षा क्या है, शिक्षा की तरफ पहुंच मतलब उनका अच्छा रहता है, वो शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बट ग्रामीण में क्या है, थोड़ा कम है ये शिक्षा संबंधी जो पहुंच होती है, वो शहर के मुकाबले क्या होती है, गांव वालों की कम होती है, जो कि दिक्कत है, जिसके कारण गांव वाले थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं कि बेटा उनको बहुत काम करने पड़ते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है ना, बहुत मेहनती जनसंख्या होती है ये वाली। चलो, और अपर्याप्त व्यावसायीकरण, ठीक है ना, अपर्याप्त व्यावसायीकरण का मतलब होता है कि बेटा देखो जब स्कूलों में जब बच्चों को भेजा जाता है ना, कॉलेज में सब में भेजा जाता है, तो मेन मोटिव जो होता है वो ये होता है कि आपको वहां से शिक्षा प्राप्त करनी है, अपनी कुशलता में वृद्धि करनी है ना, अपने आप को निपुण करना किसी चीज में, मतलब एक तरीके से मतलब कोई चीज आप वहां से गेन करके जाते हो ना। बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आजकल सिर्फ वोकेशनलाइजेशन पूरी नहीं है, अपर्याप्त है, इनएडिक्वेट है। वोकेशनलाइजेशन जो है वो क्या है, अपर्याप्त, इनएडिक्वेट। क्यों, क्योंकि अब लोग सिर्फ क्या चाहते हैं, सिर्फ डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, डिग्री मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए और बस, बाकी पढ़ना लिखना कोई नहीं चाहता, बट डिग्री हर कोई चाहता है। आप भी देख लो मैक्सिमम लोग क्या है फर्जी डिग्रीज ले लेते हैं, जिसके कारण आपको देखने को मिलता है क्या होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं बेचारे वो दफ्तर के चक्कर ही काटते रह जाते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। और यही पंगा हो गया, क्यों, क्योंकि जिनके अंदर स्किल है ना बेटा उनको उनकी जॉब पहले ही कोई खा चुका होता है। और जो ये डिग्री वाले होते हैं, क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम सिर्फ डिग्री के लिए करते हैं, और मैक्सिमम आज के टाइम पे लगभग हर किसी के पास डिग्री है। अब के बच्चों का हर जगह डिग्री है, ठीक है, वो कहीं किसी भी जगह एडमिशन ले लेते हैं, बस बिना पढ़े लिखे पास हो रहे हैं, बस मजे आ रहे हैं, डिग्री आ गई और क्या चाहिए। और फिर वो ऐसे बंदे की जॉब खा जाते हैं जो कि बच्चा पढ़ा लिखा मेहनत करिए, स्किल जनरेट करिए अपने अंदर, बट वो जॉब तो भर चुकी है, तो अप्लाई भी नहीं कर सकता बंदा, जो पढ़ा लिखा बंदा क्या अप्लाई कर सकता, नहीं। क्योंकि अगर अप्लाई करने का उसको मौका मिलेगा तो बेटा वो अपनी क्या नाम है स्किल दिखाएगा, और अपनी स्किल दिखाएगा ना बेटा, तो आप जैसे जो डिग्री वाले होते हैं, जो भी डिग्री सिर्फ लेने के लिए पर्पज से पढ़ते हैं, तो बेटा उनको आउट कर सकता हो, ठीक है। बट वही बात है ना कि पहले ही वो डिग्री वाला बंदा जॉब ले चुका होता है, क्लियर है ना। और ये भी बात है कि डिग्री वाला बंदा कम पैसों में भी जॉब ले लेता है, मतलब जैसे कि उसको मान लो कि 50,000 सैलरी चाहता था, वो कह रहा है तुम्हें 35 देंगे खाली, वो ले लेगा, उसे पता है कि भाई साहब आता कुछ नहीं है, 35 तो मिल रही है कम से कम, बाद में बढ़ जाएगी। ये दिक्कत हो रही है डिग्री वाले, जो बच्चे सिर्फ डिग्री के पर्पज से भागते हैं, और दूसरे बच्चे जो स्किल जनरेट कर रहे हैं, एक मतलब अच्छा, मतलब उनको हर चीज का अच्छा नॉलेज है, बहुत डिफरेंस हो रहा है, बहुत दिक्कत है अब के टाइम में, ठीक है ना। क्लियर, तो इस चैप्टर को भी यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे इसके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे नए हैं ना उनको सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।